हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि सैम्पल पेपर का जो स्टैंडर्ड वाला जो है मैंने पेपर सॉल्व करवाया है। सेक्शन ए 20 क्वेश्चन करवा दिए थे। इसके आगे करना था और आप लोगों की रिक्वेस्ट थी जल्दी से पार्ट 2 लाया जाए, तो आज मैं आपके लिए पार्ट 2 पे काम कर रहा हूँ। पार्ट 2 मतलब ये लैंड है, पार्ट 3 नहीं आएगा। पार्ट 2 में ही पूरी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, आपका कंप्लीट हो जाएगा यानी स्टैंडर्ड का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आई बहुत से बच्चों ने बहुत लाइक किया था पहला पार्ट। आपको लोग कमेंट देखे तो आप लोगों ने यही बोला कि सर हमें बहुत अच्छे समझ में आ गया, आपने जैसे समझाया ऐसे ही पार्ट 2 समझा दीजिए। तो आई होप आपको पार्ट 2 भी बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि आपका प्यार इस चैनल पे बना हुआ है, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 21, ये सेक्शन बी है। जल्दी से मैं बता दूं, जो बच्चे नए हैं चैनल पे, तो मैं बता दूं कि आपका जो सैंपल पेपर है वो रिलीज हो चुका है, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 20 सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे, और सेक्शन सी होगा जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे। लेकिन इसमें आपको 16 क्वेश्चन करने होंगे, इसमें 16 करने होंगे, इसमें आपको 8 करने होंगे। इस तरीके से 32 + 8 40 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ठीक है, सेक्शन सी में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे 2, जिनमें से आपको 8 क्वेश्चन करने होंगे। ये प्रोसेस है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब देखा है तो एनसीईआरटी जिसने कितना कर लिया हो, तो एनसीईआरटी से ज्यादा लेवल का आपको आना चाहिए। आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। क्या लिखा है? सम ऑफ टू नंबर इज दिस, एचसीएफ इज 81, पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर ऑफ सच नंबर्स आर। ठीक है, अब आपको ये बताना है। तो देखो सम दे रखा है, एक बताओ, अगर मेरा दो नंबर है ए और बी, अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों नंबर का एचसीएफ जो है वो 3 है, तो आप इससे क्या समझते हो कि 3 जो है वो यहां भी होगा और यहां भी होगा, यस और नो। तो अगर मेरे पास दो नंबर ए एंड बी हैं, इनका अगर एचसीएफ 81 है, तो यहां भी 81 होगा, यहां भी 81 होगा, यस और नो। अब ये हो सकता है कि मल्टीप्लाई में यहाँ कोई एक नंबर हो, मल्टीप्लाई में यहाँ कोई नंबर हो, मान लो एक्स और वाई। तो यानी कि अब मेरा एक नंबर 81x है, कितना है 81x है, और दूसरा नंबर क्या है 81y है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, 81x और 81y। अब तुम्हें दे रखा था सम ऑफ टू नंबर, यानी कि a + b गिवन था, कितना 1215। तो यहाँ पे 81x + 81y = 1215। ठीक है, अगर हम इसको 81 से डिवाइड कर दें तो यहाँ से आता है x + y = 15। ये आप डिवाइड करके देख लो, 15 आ जाएगा। चलो, अब x + y 15 है, तो हम x और y डिसाइड करना शुरू करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। देखो, आपको पता है कि यार ये 81 × x है, यहाँ पे 81 × समथिंग है, तो हो सकता है x की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए। तो अगर x की वैल्यू 1 है तो y कितना होगा, x को 1 रखो तो y कितना आएगा, 14 आ जाएगा। एक केस ये बन गया। x को अगर मैंने 2, क्योंकि इसी में पुट करना है, अगर x को 2 लिया तो यहाँ 2 पुट करोगे तो y कितना आएगा, x 1 था तो y आपका आ गया 14, x 2 है तो y कितना होगा 13। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर मैंने x को 3 पुट करा, तो 3 पुट करोगे, 3 इधर माइनस होगा तो y कितना आएगा 12 आएगा। लेकिन ये वाला जो केस है ना वो रिजेक्ट हो जाएगा, ये वाला केस है रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा रिजेक्ट, समझना। अगर मेरा x 3 है और y 12 है, तो समझना, अगर x 3 है और y में 12 है, 12 की प्राइम फैक्टर करूंगा तो कितना आता है 2 × 2 × 3। तो इसका मतलब x में 3 है और y में भी 3 है, तो फिर इस नंबर का, इन दो नंबर का एचसीएफ 81 नहीं रहेगा, 81 × 3 आ जाएगा और 81 × 3 आ जाएगा। बात समझ रहे हो? यानी कि आपको एक्स वाई वो डिसाइड करने हैं जिसमें कुछ कॉमन ना हो, क्योंकि अगर कुछ कॉमन हुआ, जैसे 3 है और वाई में भी 3 आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे कॉमन आ गया, और कॉमन आने का मतलब है तुम्हारा एचसीएफ फिर 81 नहीं रहेगा, क्योंकि 81 तो मैंने पहले से ले लिया है, कुछ और हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यानी इसलिए ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो। यानी कि आपको एक्स और वाई ऐसे लेने जिसमें एक्स और वाई में आपस में कुछ कॉमन ना हो, जैसे इसमें कुछ कॉमन नहीं है, 2 और 13 में कुछ कॉमन नहीं है, और 3 और 12 में कॉमन है, तो ये नहीं होगा। बात समझ में आ गई? फिर से मैं रिपीट कर दूं, अगर एक्स और वाई में कोई नंबर कॉमन हो जाएगा
तो इनका एचसीएफ बदल जाएगा, जबकि इसका एचसीएफ कितना है 81 है। अब शॉर्ट में ये बात क्या है, फिर सुनो, एक्स और वाई में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, कॉमन होगा तो एचसीएफ बदल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक्स को 4 लिया तो वाई 11 आएगा, ठीक है, कोई कॉमन नहीं है, तो ये सारे केस हो रहे हैं। एक्स को 5 लिया तो वाई कितना आएगा 10 आ जाएगा। अगेन ये वाला केस नहीं होगा, क्योंकि 5 है और 10 में भी 2 into 5 होता है, कॉमन आ जाएगा, नहीं ले रहे हैं। कॉमन लेने का मतलब क्या है, कॉमन आने का मतलब है वो एचसीएफ में आ गया। एचसीएफ कैसे निकलता है, कॉमन होता है जब, ठीक है, इसलिए नहीं होगा। 6 लिया तो वाई कितना आएगा, एक्स को 6 रखकर 9 आ जाएगा, तो 9 वाला भी रिजेक्ट हो रहा है। क्यों रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि 9 में 3 into 3 होता है और 6 में 2 into 3 होता है, 3 कॉमन आ रहा है, नहीं लेना है। एक्स को 7 ले लेते हैं तो वाई कितना आएगा 8 आ जाएगा, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो ये हो जाएगा। इसके बाद हम एक्स को 8 लेंगे, ठीक है, तो वो एक ही बात हो जाएगी, एक्स को 8 लेना फिर वाई को 7 लेना, एक ही बात है, फिर रिवर्स होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी 9, क्योंकि फिर एक्स 8 आएगा, वाई फिर 9, फिर एक्स 9 आएगा, तो अल्टीमेट नंबर ये वाले मतलब इंटरचेंज हो जाएंगे, जहां एक्स है वहां वाई आ जाएगा, वाई एक्स। लेकिन अल्टीमेट देखें तो कितने पेयर मिले, 1 2, ठीक है, 3 और 1 4, तो 4 आपको पेयर मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं एक्स को यहाँ पे 8 रखूंगा तो वाई 7 आएगा, तो वो तो इसी में कंसीडर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पेयर बोला ना, तो पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा, मतलब रिपीट का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक्स को 8 रखोगे तो वाई कितना होगा 7। हालांकि ये भी केस है, लेकिन एक्स और वाई तो नंबर है ना, ठीक है। तो चाहे ये वाला केस बोलो चाहे ये वाला केस बोलो, अगर मैं एक्स को 9 रखूंगा तो वाई कितना आएगा 6 आएगा, तो ये वाला केस हो जाएगा, तो इसलिए इनको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यानी फाइनली हमारे पास 4 पेयर आ गए। आया समझ में सबको? आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लो और कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो, अच्छा, आप लोग अगर इस चीज चाहते हो कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें, क्योंकि पेपर अच्छा था स्टैंडर्ड वाला, कि अगर एक्चुअल में कोई स्टूडेंट सॉल्व करता उसको कितना टाइम लगता एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्या वो पेपर पूरा कर पाता, एक स्पीड एनालिसिस, ठीक है, स्पीड एनालिसिस ऑफ सैंपल पेपर। अगर आपको चाहिए तो मुझे सैंपल कमेंट सेक्शन में लिख देना, स्पीड एनालिसिस, स्पीड एनालिसिस ऑफ सैंपल पेपर, ये लिख देना आप, तो मैं समझ जाऊंगा। जितनी ज्यादा कमेंट होंगी तो मैं उसके अकॉर्डिंग काम कर लूंगा, ठीक है। क्योंकि ये पेपर अच्छा है, देख रहा हो, इसमें सोचने में आपको कम से कम 4-5 मिनट लग जाएगा यार, समझ रहे हो, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे थे इसमें। चलिए देखो, नेक्स्ट है सेट 22 में बोला है, गिवन बिलो इज द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग टू लीनियर इक्वेशन। ये दो लाइन है ना, ये लाइन ए बी और सी डी है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस, x इक्वल टू 0, ठीक है, x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 लाइन कौन सी होती है, जो y एक्सिस पे होती है, किस पे होती है, y एक्सिस पे, तो इसको बोलते हैं x इक्वल टू 0 लाइन। क्या बोलते हैं, इस वाली एक्सिस को, यानी y एक्सिस को बोलते हैं x इक्वल टू 0 लाइन, यानी ये पूरी लाइन, ये y x इक्वल टू 0, y एक्सिस पे x 0 होता है। अच्छा, एरिया बताना है इन लाइन का और इस x इक्वल टू 0 का, यानी ये वाला एरिया बताना है तुम्हें। तो देखो यहाँ -2 है और यहाँ 4 है, तो टोटल बेस कितना हो जाएगा, बेस क्या 6 हो जाएगा, क्योंकि 4 यूनिट ये है और 2 यूनिट ये है। अच्छा, हाइट ये होगा, हाइट ये होगी, ट्राइंगल की हाइट क्या होगी ये, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 2 है, तो हाइट हो गया 2, हाइट हो गया 2। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 2 से 2 कट गया, 6 स्क्वायर यूनिट्स, 6 स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि सी पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लें, लिख ले, मेरे अकॉर्डिंग तो रजिस्टर बना के सब लोग लिख लो, आप लोग अपनी एनालिसिस खुद से थोड़ी करिए। 23 क्वेश्चन देखिए क्या है। 23 में लिखा है tan अल्फा प्लस cot अल्फा इज इक्वल टू 2, और आपको पावर निकालनी है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, पावर कितनी भी आ जाए, चाहे यहाँ पे पावर 100 आ जाए या 1000 आ जाए, इसका आंसर फिक्स होता है। कैसे फिक्स होता है बताता हूँ। यहाँ पे आप लोग क्या करें, tan अल्फा की वैल्यू निकालने, कैसे निकलेगी, tan अल्फा प्लस cot अल्फा को लिख दो 1/tan अल्फा इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये लिख दीजिए। अब आप एलसीएम ले लो tan अल्फा, तो ये tan अल्फा का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस का 1 इक्वल टू 2,
ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दो तो यहाँ से आ जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 2 tan अल्फा, ये रिजल्ट आ जाएगा। ये 2 tan अल्फा इस साइड आ जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा माइनस का 2 tan अल्फा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ये रिजल्ट आ जाएगा। चेक करो, ये आपका रिजल्ट आ गया, टेन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 tan अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी टेन अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैंने क्या करा, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म कर ली, ठीक है। कॉट अल्फा होता है 1/10 अल्फा, एलसीएम लिया, यहाँ से टेन अल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर बन गया, स्क्वायर रूट कर दो तो टेन अल्फा माइनस 1 0 आएगा। तो क्या टेन अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी, टेन अल्फा कितना हो गया, 1 हो गया। और कॉट अल्फा क्या होता है, वो 1/10 अल्फा होता है, तो 1/1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। टेन अल्फा 1 हो गया, कॉट अल्फा 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, इतना आने के बाद अब बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आपको निकालना था टेन की पावर 20 अल्फा प्लस कॉट की पावर 20 अल्फा, यानी टेन अल्फा की पावर 20 प्लस कॉट अल्फा की पावर 20, तो 1 की पावर 20 प्लस 1 की पावर 20, 1 प्लस 1, आंसर क्या होगा 2। इस क्वेश्चन का आंसर 2 ही होता है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो हमेशा 2 ही होता है, क्योंकि ऐसे ही सॉल्व रहता है, ठीक है। अब देखो, ये कोई छोटे क्वेश्चन है क्या, इनको करने में यार आपको टाइम लग जाएगा, 2 से 3-4 मिनट लगाना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। तो आप ये मत सोचना कि एक क्वेश्चन है तो 1 मिनट में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छे खासे क्वेश्चन दिए हैं सीबीएसई ने स्टैंडर्ड वाले में। चलिए, ये नोट कर लिया, कर लीजिए नोट, ठीक है, कर लो नोट इसको, टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24, जिसमें लिखा है 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913, और यहाँ पे 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। अच्छा हाँ, कल मेंटी क्विज भी है, कल संडे को मेंटी क्विज है, और इस बार टाइमिंग जो है वो शाम को 3 बजे नहीं है, सुबह 11 बजे है, 11 AM, ठीक है। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंटी क्विज की, उसको जाके आप समझते हो क्या, वो नोटिफिकेशन जो कर लेना, ठीक है, उससे आपको पता रहे कि 11 बजे आना है कल, ठीक है। चैप्टर्स कौन कौन से हैं, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री, 4 चैप्टर्स का टेस्ट होगा, ठीक है। मेंटी क्विज दीजिए आप लोग, कोई एंजॉय करिए, देखिए किसकी कितनी पोजीशन आ रही है, स्पीड कितनी है आपकी। चलो, ये अगर कभी कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आए तो ये अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, गलती से भी आप लोग एक्स और वाई की वैल्यू निकालने मत बैठ जाना, बहुत लेंथी कर लोगे, आप सॉल्व भी करते रह जाओगे। याद रखना, जब इधर एक्स का कोफिशिएंट हो और यहाँ का वाई का कोफिशिएंट सेम हो, और यहाँ का वाई का कोफिशिएंट यहाँ का एक्स का कोफिशिएंट सेम हो, ऐसे क्वेश्चन हम ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, और आपको एक्स प्लस वाई तो डायरेक्ट ही मिल जाएगा, ठीक है, एक्स प्लस वाई डायरेक्ट मिल जाता है। अगर मान लो एक्स वाई निकालना होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक्स वाई निकालना होता, तो आप क्या करते, एक बार ऐड करते, एक बार सब्सट्रैक्ट करते, तो बहुत सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ जाती है, तो उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तरीका होता है, ध्यान रखना। तो फिलहाल मैं ऐड कर रहा हूँ, देखते हैं कितना आता है। 7 + 1 8, 3 + 1 4, और 1 + 1 3, 348x प्लस ये भी वही आ जाएगा 348x, ठीक है, 348x, फिर y आएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 + 3 10, 7 + 3 10, 2 2 4 हो जाएगा, 9 8 17, ठीक है। अब 348 से डिवाइड कर दो इसको पूरा, तो 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो x + y आ जाएगा 5 के इक्वल, यानी ए पार्ट आपका आ जाएगा, ए पार्ट। मैं आंसर लिख लेता हूँ, देखो आप कॉर्नर में देखोगे ना, हर स्लाइड में मैंने लिख रखे हैं, इससे सही रहता है ना कि जब आंसर निकालना हो तो पता रहता है यार, कई बार मिस्टेक कोई ना हो, आपके 100% एक्यूरेट चीजें मिले। इसलिए कुछ लोग सोचें इधर क्या लिख रखा है, ये कुछ नहीं, ये आंसर लिख रखे हैं मैंने, कि वीडियो में बार-बार मैं मोबाइल ना देखने लगूँ, क्योंकि कई बार क्या तो मोबाइल देखना पड़ता है इसका आंसर क्या था, तो मैंने पहले से वो चीजें कर ली जिससे टाइम सेव हो जाए। चलो, अब आ जाओ 25th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन में लिखा है एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर पी एंड क्यू इज 221। अच्छा, इसका क्या मतलब है समझना। जैसे मैं तुमसे बोलूं 2 and 3, ये 2 नंबर हैं, इनका एलसीएम बताओ। तो अगर 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, तो एलसीएम इसका 6 होगा, 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होगा। मैं कहूँ 3 और 5 का एलसीएम बताओ, तो 3 और 5 मल्टीप्लाई होकर 15 आ जाएगा, ये इसका एलसीएम होगा, ठीक है। तो याद रखना कि, याद रखना क्या,
कि एलसीएम जो होता है वो दो नंबर का प्रोडक्ट हो जाता है जब दो नंबर प्राइम नंबर हो। देखो कॉन्सेप्ट कितना अच्छा पूछ लिया। तो इसका मतलब है अगर मैं इसका प्राइम फैक्टर करूं तो एक तो पहले डिवाइड करने में कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा किससे होगा, तो ये 13 से डिवाइड होता है, ठीक है, और फिर इधर 17 आएगा, 7 3 जा 51 5, हाँ 17 आएगा, यहाँ 17 ये, तो पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा पहले किससे डिवाइड हो रहा है। तो अब हमें पता है कि आपको बोला था एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 221, दो नंबर है और प्राइम नंबर बोला है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो दो नंबर आ रहे हैं एक P है और एक Q है, तो P 17 लेना है और Q 13 लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि बता रखा है कि P की वैल्यू जो है वो Q से बड़ी है, इसलिए मैंने P को 17 लिया और Q को 13 ले लिया। फिर से समझा देता हूँ, अगर मैं आपसे कहता 6 एक नंबर है, इसके प्राइम फैक्टर करो तो आप लिखोगे 2 3 3, तो 2 और 3, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, तो इनके प्रोडक्ट से तुम्हें नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो अगर इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट से तुम्हें ये नंबर मिल रहा है, ये दोनों प्राइम नंबर हैं, तो एक प्राइम नंबर 17 हो जाएगा, एक 13 हो जाएगा, और इनके मल्टीप्लाई से ही तुम्हें वो नंबर मिल जाएगा। बात समझ रहे हो? जब दो प्राइम नंबर होते हैं तो इनके मल्टीप्लाई से ही तुम्हें एलसीएम मिलता है, ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है। तो बस अब आपको करना क्या है, 3p माइनस का q, तो 3 इंटू 17 माइनस का 13, तो यहाँ से 51 माइनस 13 8 38 सी पार्ट। तो आया समझ में? बस ये कॉन्सेप्ट यूज होना था इसमें कि जब दो नंबर प्राइम नंबर होते हैं और उनका कोई तुमसे एलसीएम पूछे तो दो नंबर का मल्टीप्लाई करना। नेक्स्ट है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड deck of cards, what is the probability the card drawn is neither a king nor a king। मतलब आपको बताना है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52 होते हैं, यस और नो, ठीक है। तुम्हें वो कार्ड निकालने जिसमें ना तो किंग हो, ठीक है, ना क्वीन हो। तो टोटल किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। आई होप आपको ये चीजें पता हो, नहीं पता तो आप प्रोबेबिलिटी का वीडियो देख लेना। चलो मैं बता देता हूँ आप कहाँ से कर सकते हो कवर। इस प्लेलिस्ट पे जाना, ये अपना जो चैनल है ना, इसकी प्लेलिस्ट में जाना आप, वन शॉट वीडियोस मैंने बना रखे हैं हर एक चैप्टर के, आप जाना इस वीडियो में देखो, आराम से समझो और बढ़िया से आप पढ़ाई करो, ठीक है। और एमसीक्यू क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो। एक मार्क्स बूस्टर असाइनमेंट है जिससे को करने के बाद आप अच्छे से फोड़ दोगे चीजों को, फुल नंबर ला दोगे। टेलीग्राम पे मार्क्स बूस्टर मैंने अपलोड कर रखे हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अगर आपको एमसीक्यू करने हैं तो आप यहाँ पे कर लो, और मैंने इसमें भी टिक करवा रखा है कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं करना है, तो आप ये चीजें सारी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होते हैं, ये दोनों ही कार्ड नहीं होने चाहिए, तो इसका मतलब 52 में से ये 8 कार्ड्स जो है वो माइनस कर दो। भाई तुम्हें ना तो किंग चाहिए, ना क्वीन चाहिए, तो दोनों को माइनस कर लो, सिंपल, ठीक है। तो मैंने माइनस कर दिया, तो कितना बचेगा ये 44 अपॉन 52, 4 से कैंसिल हो रहा है तो 11 अपॉन 13 आ जाएगा, यानी कि ए पर, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। मैंने क्या करा, किंग और क्वीन जो होते ना, 4 होते किंग 4 होते क्वीन, तो दोनों को माइनस कर दिया 52 में से, तो इससे आपको मिल गया। अगर हम 27 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27 की अगर मैं बात करूं तो 27 में है 2 फेयर डाइस आर रोल्ड, 2 डाइस को रोल कर दिया गया, ठीक है, 2 डाइस को रोल करा गया। द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एट लीस्ट 1। तो सबसे पहले तो मैं 2 डाइस का सैंपल स्पेस लिख लेता हूँ, ठीक है, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, ठीक है, 4, 1, 5, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, फिर आएगा 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, ये लिख दिया। फिर आएगा 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6, ठीक है, ये आ गया हमारे आउटकम, ठीक है।
अब क्या मतलब समझते हैं। लिखा टू फेयर डाइस आर रोल्ड, प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। मतलब मैं ऐसी प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसमें कम से कम एक बार 5 हो, यानी एक बार 5 हो सकता है और एक से ज्यादा बार भी 5 हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला केस हो जाएगा। मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ। 5 वाला एक केस, 2 केस, 3 केस, 4 केस, दोनों में भी हो सकता है, 5 केस, 6 केस, और ये 5 वाले तो सारी होंगे, ये होंगे, काउंट कर लो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11/36 इसका आंसर हो जाएगा, बी पार्ट। समझ आया? यानी कि एक बार 5 होगा वो केस लेना है, और 2 बार भी हो सकता है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम इतना, उससे ज्यादा हो सकता है। ठीक है, नोट कर ले इसको। 28 में लिखा है 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट अल्फा। कॉट अल्फा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है क्या है। ठीक है, इसको मैं अरेंज कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लें इसको। ठीक है, चलो देखो, यहाँ पे आपके पास है 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3। ठीक है, 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा, 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इसमें क्या है, इसके 2-3 तरीके हैं करने के, तो एक बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या करना, आप हर एक टर्म में कॉस स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर लो, हर एक टर्म में कॉस स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर ली, जिससे क्या होगा देखना, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर, एक कॉस कट गया तो साइन अपॉन कॉस टेन अल्फा, यानी 3 टेन अल्फा आ जाएगा। चेक करो ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, इस चीज को आप लोग देख लें सब लोग। क्या हुआ है, क्या हो गया यहाँ पे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया टेन स्क्वायर, एक यहाँ पे कॉस कट गया, साइन अपॉन कॉस हो गया टेन अल्फा, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया टेन अल्फा, यानी कि 3 टेन अल्फा हो गया। अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मुझे इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। तो इस सेक स्क्वायर अल्फा को क्या मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूँ, प्लस का टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3 टेन अल्फा, इक्वल टू 3 टेन अल्फा। तो कितना आ जाएगा, ये 2 टेन स्क्वायर अल्फा, 2 टेन स्क्वायर अल्फा, इसको इधर लाओ तो माइनस का 3 टेन अल्फा, और ये प्लस का जो 1 है वो लिखा रहेगा। अब कर लेते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। क्या करना होगा, मिडिल टर्म स्प्लिट। अब आप कह रहे हो सर टेन अल्फा क्यों निकाल रहे हो, क्यों, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। कॉट क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है, निकाल लेंगे। चलो 2 इंटू 1 2 होता है, 2 प्लस 1 3 होता है, तो 2 टेन स्क्वायर अल्फा, इस माइनस 3 को ब्रेक कर दो, माइनस का 2 टेन अल्फा माइनस का टेन अल्फा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट आ गया, चेक कर लो। मैंने इसको क्या करा, ब्रेक कर दिया 2 पार्ट में। ठीक है, तो इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 2 टेन अल्फा, तो टेन अल्फा माइनस 1 आ जाएगा। इन दोनों में माइनस 1 कॉमन मिल रहा है, तो ये आ गया टेन अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर तुम्हारा हो गया टेन अल्फा माइनस 1, और एक फैक्टर हो गया 2 टेन अल्फा माइनस 1, 2 टेन अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक बार इसको 0 कर दो, एक बार इसको 0 कर दो, तो टेन अल्फा माइनस 1 को 0 करोगे तो टेन अल्फा कितना आ जाएगा 1, और एक बार इसको 0 करें, 2 टेन अल्फा माइनस 1 को 0 करें तो टेन अल्फा कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। चेक कर लो, ये चेक करो, ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, अच्छा अगर टेन अल्फा 1 है तो कॉट अल्फा भी कितना होगा 1 ही होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल करोगे 1 का तो 1 ही होगा। और अगर टेन अल्फा 1/2 है तो कॉट अल्फा यहाँ से 2 आ जाएगा, क्योंकि 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2, उल्टा करना होता है, तो सी पार्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम आर दिस दिस दिस, और एक्स वाई निकालना है। इसका सेट मेथड होता है, बहुत ध्यान से करना है, ए बी सी डी। गलती से डिस्टेंस वाला फॉर्मूला मत लगा देना इसमें, 1,2 बहुत फेमस क्वेश्चन है, 4,y x,6, और डी है तुम्हारा 3,5, डी है तुम्हारा 3,5। तो आपको ये एक्स और वाई बताने हैं। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है। तो एक चीज ध्यान रखना, आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को अच्छे समझना, क्या कि
आपको इस क्वेश्चन में ये समझना होगा कि यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज मत करना कि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होगी तो ये और ये इक्वल कर दो, बहुत लेंथी हो जाता है। इससे अच्छा क्या होता है, इसकी डायगोनल्स को ज्वाइन कर दो और एक पॉइंट पी ले लो। अब एक प्रॉपर्टी होती है कि जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पी पे, ठीक है। क्या होता है, इन पैरेललोग्राम diagonals bisect each other, in parallelogram diagonals bisect each other, diagonals bisect each other, diagonals जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे बाइसेक्ट करेंगे, यानी P जो है वो AC का भी मिड पॉइंट होगा और BD का भी मिड पॉइंट होगा। क्या होगा, जो P होगा वो AC का भी मिड पॉइंट होगा और BD का भी मिड पॉइंट होगा। तो चलिए AC बना लेते हैं यहाँ पे, A पॉइंट इज 1,2, C पॉइंट इज x,6, ठीक है। और यहाँ पे मिड पॉइंट हमारा P है। फिर ऐसे हम लोग क्या करेंगे, एक BD बनाना पड़ेगा। BD को चलो मैं यहाँ बना लेता हूँ, BD, B पॉइंट है 4,y और D पॉइंट है 3,5, ठीक है। और ये P पॉइंट है, समझ में आ गया। अब आपको पता है ये मिड पॉइंट है अगर, तो आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी कि 1 प्लस x अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, 2 प्लस 6 अपॉन 2, ये आ गया, ठीक है। ये आपका रिजल्ट आ गया 1 प्लस x अपॉन 2 और ये हो जाएगा 2 प्लस 6 अपॉन 2, ठीक है। इतना आ गया। यहां से P पॉइंट कितना आ जाएगा, 4 प्लस 3 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी y प्लस 5 अपॉन 2, ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। ये दो रिजल्ट हमारे आ गए, ओके। अब क्या होगा, ये जो x कोऑर्डिनेट है इस x कोऑर्डिनेट के इक्वल कर दो, यानी कि 1 प्लस x अपॉन 2 जो है, क्योंकि देखो P पॉइंट तो सेम है ना, अलग अलग थोड़ी ना है। चाहे तुम इससे फाइंड आउट करो चाहे तुम इससे फाइंड आउट करो, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 किससे इक्वल होगा, 4 प्लस 3 अपॉन 2 के। तो 2 से 2 कट गया, 1 प्लस एक्स हो गया 7, तो एक्स कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। चलो सिमिलर y वाला जो रिजल्ट है इक्वल कर दो, 2 प्लस 6 अपॉन 2 किसके इक्वल हो गया, y प्लस 5 अपॉन 2 के। 2 से 2 कट गया, ये 8 आया, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो x6 y3 कौन सा पार्ट हो गया, a पार्ट, 6,3 हो गया हमारा a पार्ट। आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके में दे रखा है, इन द गिवन फिगर एंगल ACB और एंगल CDA, जो CDA है ये दोनों आपस में इक्वल है, तो कुछ लेंथ गिवन है, BD फाइंड आउट करना है। चलो BD को मैं x मान लेता हूँ, BD आपको फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। BD की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है कि कितनी है। अब आप क्या करो, इस बड़े वाले ट्राइंगल को ना इस छोटे वाले ट्राइंगल से सिमिलर कर लो। मतलब क्यों कर रहे हैं, कैसे पता लगा मुझे कि सर यही करना है, रीजन इसका ये है, बड़े वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल इस छोटे वाले ट्राइंगल के इस वाले एंगल के इक्वल है, और जो एंगल A है ना वो छोटे में भी आ रहा है और बड़े वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, इसलिए ऐसा करना है। तो मैं ट्राइंगल लेता हूं CAB, ट्राइंगल लेता हूं CAB एंड ट्राइंगल CBA। क्या ले रहा हूं, CBA। ये दो ट्राइंगल में ले, सॉरी नॉट CBA, CAB लिया। अब देखो, अब ये वाला लेना है, ध्यान से लेना पड़ेगा। A वाला तो इस छोटे वाले में भी A के इक्वल है, तो A के करस्पॉन्डिंग तो A लिखना है आपको, ठीक है। जो C वाला एंगल है वो इस वाले ट्राइंगल के D के इक्वल है, तो यानी फर्स्ट पोजीशन पे तो D आएगा, तो DA हो गया, तो बचा क्या C, तो लास्ट पोजीशन पे क्या आएगा, C आएगा। आया समझ में, बहुत ध्यान से लिखना होता है सिमिलरिटी में बहुत ध्यान से लिखना होता है, कौन किसके इक्वल है, कौन किसके इक्वल है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो क्या किया मैंने, फिर से सुन लो, पहले रैंडमली मैंने CAB ट्राइंगल लिख लिया, ठीक है। फिर मैंने देखा A वाला एंगल
इस छोटे वाले ट्राइंगल में इक्वल है, तो ए के करस्पॉन्डिंग ए। सी वाला एंगल यहाँ डी के इक्वल है, तो सी के करस्पॉन्डिंग डी। अब हमने छोटा वाला ट्राइंगल लिया था ए डी सी, तो डी ए हो गया, बचा क्या सी। आया समझ। अब ये तो सिमिलर कैसे लिखोगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, ठीक है। एंगल सी इक्वल टू, ये पूरा सी यानी कि ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल सी डी ए। ये गिवन है तुम्हें, ये गिवन है। तो बाई ए क्राइटेरिया से, बाई ए क्राइटेरिया से ट्राइंगल सी ए बी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल डी ए सी, मतलब ये दोनों सिमिलर हो गए। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का आप रेशियो ले सकते हो, मतलब दो साइड अगर मतलब दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले सकते हैं। तो सी ए अपॉन डी ए इक्वल टू, सी ए के करस्पॉन्डिंग क्या है यहाँ पे, डी ए है, ए बी अपॉन ए सी और सी बी अपॉन डी सी, सी बी अपॉन डी सी। अब एक काम करते हैं, जो जो दे रखा पुट करते जाओ। सी ए तुम्हें दे रखा 8, 8 रख दो। डी ए तुम्हें 3 दे रखा है, ए बी कुछ दे नहीं रखा है ना, ए सी दे रखा है तुम्हें। सी बी दे रखा है क्या, सी बी भी नहीं दे रखा है, ठीक है। सी बी तुम्हें गिवन नहीं है। और बी डी निकालना है, बी डी, चलो देखते हैं कैसे आएगा। और डी सी इधर है, ठीक है। अब देखो सी बी की बात करें, सी बी हमारी इधर है साइड, ठीक है, सी बी हमारी एक साइड इधर है। और ए बी और ए सी की बात करें, ए बी को क्या कर सकते हो, देखो इससे तो कुछ नहीं मिल पाएगा, हम इसी को ले लेते हैं, है ना। 8/3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी को हमने ले लिया, ए बी अपॉन ए सी को ले लिया। 8/3 इज इक्वल टू ए बी को, ए बी देखो यहाँ पे है, ए बी क्या है तुम्हारा 3 और ये तुमने x मान रखा है, तो क्या ये 3 + x हो गया, आई बात समझ। और ए सी तुम्हारे पास 8 है, ए सी तुम्हारे पास कितना है 8 है, तो बस यहाँ से x मिल जाएगा, ये x निकालना है तुम्हें, बस हो गया। 8 8 जा 64 होगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, प्लस का 3x, तो ये इधर माइनस होगा, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 55 इक्वल टू 3x, ठीक है। तो x आ जाएगा 55/3, ठीक है। तो यानी तुम्हारा सी पार्ट आ गया, आया समझ। तो मुझे लग रहा था कि यार ये सेम पेपर मैं सॉल्व करवा दूंगा, मुझे लग रहा है पार्ट 3 बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो केस स्टडी हैं वो अपने आप में 30 मिनट्स का काम है, काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस हैं, तो ये तो फिर 1.5-2 घंटे में चला जाएगा, तो ये फिर बोरिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। एक दिन में आप इतना करोगे तो आप छोड़ ही दोगे वीडियो को, इससे अच्छा हम लोग ये करेंगे, अभी मैं 2-4 क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम पार्ट 3 में कवर करेंगे, जिससे कि आप लोग अच्छे से आज पढ़ाई कर लेना इस वाले को और कल नोट्स बना लेना अगले वाले को, ठीक है। तो सही रहेगा इससे, क्योंकि एक साथ आप करोगे तो आपके, क्योंकि जब वीडियो देखो, अगर यही वीडियो जाएगा 45-50 मिनट्स का, तो आपको तो करने में 2 घंटे लग जाएंगे, और आपको फिर कोचिंग भी पढ़नी होती है, स्कूल भी पढ़ना होता है, टाइम नहीं होता है। तो मैं इसी के अकॉर्डिंग थोड़ी सी लेंथ कम करके कल बनाऊंगा इसका आगे वाला पार्ट, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। और आप इसको, इस चीज़ से आप एक चीज़ और सीखो, देखो मेरे स्टूडेंट, मेरे आप प्यारे बच्चे हो, कि देखो यार कितना टाइम लग रहा है, यानी टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं जो एक नंबर में दे रखे हैं, ये क्वेश्चन 2-2 3-3 नंबर वाले भी हैं इसमें, समझ रहे हो। जो पहले कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं तो 3-3 नंबर में पूछे गए हैं पहले, आई बात समझ में। तो इसलिए ध्यान रखो इस चीज़ को कि कहने के लिए 1 नंबर है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे 31 क्वेश्चन देखते हैं क्या है लिखा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑफ द पॉइंट दिस। क्या मतलब है इसका, एक लाइन ज्वाइन बनाना है, एक पॉइंट ए ले लेते हैं, एक पॉइंट बी। ए पॉइंट इज 4,5, बी पॉइंट इज -2,3, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है, ऐसा लाइन जो मिड पॉइंट भी हो, बाइसेक्ट भी करे और परपेंडिकुलर भी हो, यानी 90 डिग्री भी हो जाए, ठीक है, ऐसा, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसकी तुम्हें इक्वेशन बतानी है। तो अगर मैं मान लूं यहाँ पे एक पॉइंट x, y है, यहाँ पे मान लो कि ये पॉइंट x, y है, तो x और y मान लिया, तो अगर x y में इक्वेशन निकालोगे तो वो इसी लाइन की इक्वेशन आएगी। आई बात समझ में। मैं फिर से रिपीट कर दूं अपनी बात को कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ये लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारा बी है,
ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है इस लाइन के परपेंडिकुलर भी हो और मिड पॉइंट भी हो। तो अगर मैं इस लाइन पे एक पॉइंट x, y मान लूं और कुछ सॉल्व करके x y में इक्वेशन निकालूंगा तो वो इसी की इक्वेशन आएगी जो कि तुम्हें निकालना भी है। अच्छी बात है। अब क्या करा मैंने, इस वाले पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दिया और इससे ज्वाइन कर दिया और ये पॉइंट P मान लिया। अब आप मुझे बताओ, यहां मिड पॉइंट है और राइट एंगल भी है, ठीक है, तो ये कौन सा ट्राइंगल बनेगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा जिसमें ये दोनों साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। यानी कि आपको PA इज इक्वल टू PB कर देना है, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है। क्या लगाना है? डिस्टेंस फॉर्मूला। आई बात समझ में? चलो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। स्क्वायर रूट ऑफ PA कितना होगा? अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगता है, x1 y1 और x2 y2 लेके, तो 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, अब मान लेते हैं इसको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी कि 3 माइनस y का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर बोथ साइड कर दो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड। तो बोथ साइड जब हमने स्क्वायर किया तो ये रूट और ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा। और एक चीज और याद रखना, ब्रैकेट के अंदर अगर दोनों नंबर पे माइनस है और होल स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस, यानी 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये चीज नोट कर लें। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करो, 2ab करते हैं तो 2 इंटू 4 कितना होगा? 8, तो ये माइनस का 8x हो गया, प्लस इधर आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2ab करोगे 10y आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे कर लेते हैं 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2ab करोगे तो 4x आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6y आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या क्या बचा है यहाँ पे, माइनस का 8x है और यहाँ पे 4x है, तो माइनस का 8x और ये वाला जो 4x है वो इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, ये टर्म निपट गया। 10y है, यहाँ पे माइनस का 6y है, तो माइनस का 10y ये प्लस का 6y हो जाएगा। कांस्टेंट में तुम्हारे पास 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25 और यहाँ का 2 का स्क्वायर 4 जो है वो इस साइड आएगा तो -4 और 3 का स्क्वायर 9 जो होगा वो इस साइड आएगा तो माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। ये आ गया माइनस का 12x, ये आ जाएगा माइनस का 4y। अब ऐड कर लेते, देखो ये कितना ऐड करने पे आएगा, 41, ये हो गया 41 और ये माइनस का 13 इक्वल टू 0, तो माइनस का 12x माइनस का 4y, अब ये माइनस करते हैं, 11 में 3 जाएगा 8 और 3 में बन जाएगा 228 आ जाएगा। पूरी इक्वेशन में 4 से डिवाइड हो रहा है पूरी इक्वेशन में, तो 4 से डिवाइड करा तो 3 4 जा 12 यानी कि माइनस का 4x माइनस का y प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। 4 3 जा 12 से 3 से आएगा, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 3x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे ये आंसर आ गया डी पार्ट। आई बात समझ में? अब देखो ये कितना लेंथी क्वेश्चन है, इसको करने में अगर एक एवरेज स्टूडेंट कोई है फिर होल स्क्वायर में करने में, इसको सॉल्व करने में क्या टाइम नहीं लगेगा क्या? आप समझ रहे मेरी बात? इसीलिए आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है स्पीड टेस्ट एनालिसिस ऑफ सैंपल पेपर, स्पीड टेस्ट एनालिसिस ऑफ सैंपल पेपर, जिससे कि मैं एक एनालिसिस करूं यार एक्चुअल में कितना टाइम लग सकता है, ठीक है, अभी कितनी प्रैक्टिस है ये मैटर करेगा यार, ठीक है। आ जाओ इस वाले क्वेश्चन में, आपको बताना है कॉट, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन, डी मिड पॉइंट है बीसी का, ठीक है, कॉट बाई कॉट एक्स बताना है। तो देखो एक्स ये वाला एंगल है ना, एक ट्राइंगल बना लो एक्स डिग्री वाले के लिए, ठीक है, ये ए है, ये सी है और ये वाला पॉइंट डी है, ठीक है। अच्छा ये मिड पॉइंट है तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये वाली लेंथ जो है
मान लेते हैं कुछ के है, तो ये वाली लेंथ भी तुम्हारी के होगी, क्योंकि डी मिड पॉइंट है। डी अगर मिड पॉइंट है तो ये वाली लेंथ अगर के है तो ये वाली लेंथ भी के होगी, तो यानी कि ये के है। ठीक है, चल अब तुम्हें निकालना क्या है, कॉट एक्स फाइंड आउट कर लेना है। कॉट एक्स, कॉट एक्स, कॉट होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यस और नो। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आप बताओ इस ट्राइंगल में इस एंगल के अकॉर्डिंग एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, बचा कुचा बेस होता है, ये बेस है। तो अगर कॉट एक्स निकालना है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस है तुम्हारा ए सी और परपेंडिकुलर तुम्हारा के है, यस और नो। ये फर्स्ट निकाल के रख लिया हमने। अच्छा, अब कॉट वाई निकालना है, तो बड़ा वाला ट्राइंगल बना लेते हैं। बड़ा वाला ट्राइंगल बना लो, ए सी डी, सी बी सॉरी बी। ठीक है, तो सी बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, के प्लस के, ये 2k हो जाएगी। ठीक है, और ये वाई एंगल है, तो कॉट वाई अगर निकालोगे तो बेस अपॉन अगेन ये परपेंडिकुलर होगा, तो ए सी अपॉन 2k आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। कॉट वाई की वैल्यू है ए सी अपॉन 2k और इसकी वैल्यू है ए सी अपॉन के, ये ऊपर जाएगा और ये इसके साथ आएगा, तो ए सी इंटू के अपॉन 2k इंटू ए सी, ये इनमें मल्टीप्लाई, ये ऊपर मल्टीप्लाई, ए सी कट गया, के कट गया, आंसर कितना आ गया 1/2। बी पर आंसर आ गया 1/2। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट में लिखा है द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 1/13 शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, जैसे मैंने पहला ऑप्शन ले लिया 13/100, इससे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ये कट गया 1/100, तो ये सॉल्व करोगे तो आएगा 0.01, 2 डेसिमल पे टर्मिनेट कर जा रहा है, तो यही आंसर हो गया। अच्छी बात है, चांस की बात है, पहले ही ऑप्शन हो गया। अच्छा, ये भी चेक कर लेते हैं ये क्यों नहीं है, तो 1/13 का मल्टीप्लाई करोगे अगर 13/10 में, तो 1/10 आएगा, ये तो 0.1 आ गया, ये तो एक डेसिमल पॉइंट पे टर्मिनेट कर रहा है। ऐसे ही आप बाकी भी चेक कर लेना। ठीक है, तो चांस की बात है पहले ही ऑप्शन हमारा सही हो गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से 34th क्वेश्चन से हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि इसका जो पार्ट 3 होगा। बाकी अगर जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो यार उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी मैं इसकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगा सैम्पल पेपर सॉल्यूशन की। ठीक है, और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा पार्ट 1 सॉल्यूशन सैम्पल पेपर। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय टू ऑल, पढ़ाई करते रहो, पेपर अच्छा है, लेवल अच्छा है, पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो।